क्लास शुरू होने वाली है। जैसे हर हफ्ते की रूटीन होती है, टीचर स्कूल के 40 बच्चों के जैब की तलाशी शुरू कर देता है। इस बार उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है और टीचर उसके जैब में से 5 अनाज के दाने ढूंढ निकाल लेता है। टीचर लड़की को आगे बुलाता है और उसे सख्त कंक्रीट जमीन पर घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है। टीचर हाथ में लकड़ी की छुरी लेकर बार बार इस लड़की के सर पर मारता रहता है जब तक लड़की बेहोश हो जाती है। इसके क्लासमेट्स चुपचाप खामोशी से सब देखते रहते हैं। मारपीट खत्म होने के बाद क्लासमेट्स उसे घर ले गए, लेकिन बदकिस्मती से मारपीट की वजह से इसी रात वो इस दुनिया से चल बसती है। ये छोटी लड़की और बाकी 29 बच्चे सब कैंप 14 के कैदियों के बच्चे थे, नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक जेल कैंपस में से एक, द कैंप 14। द कैंप 14 जो पहाड़ों में छिपी हुई है, इन लोगों का मुकर्रर घर है जिन्हें उनके वालिदीन के जुर्म के बदले में सजा दी जाती है। एक बार यहाँ कोई आता है तो मौत करीब लगने लगती है। ये ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत का नाम और निशान नहीं। यहाँ कैदियों को गैर इंसानी हालात में काम पर मजबूर किया जाता है। सबसे छोटी सी गलती भी उनकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। यहाँ से भागना करीब नामुमकिन। सिर्फ चंद लोग ही निकलने में कामयाब हो पाते हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर मौत भरे रास्ते से गुजरते हुए। नॉर्थ कोरिया में ऐसे डेथ कैंप्स बहुत ज्यादा हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें सालों तक छिपाए रखा। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सैटेलाइट इमेजेस और एक सर्वाइवर के सबूत की वजह से आज हम उन कैंपस का असली चेहरा देख चुके हैं। लोगों को कैंप 14 क्यों भेजा जाता है, इन दीवारों के अंदर रोजमर्रा जिंदगी कैसी गुजरती है, कैदी किस खतरनाक हालात का सामना करते हैं और लोग वाकई कैसे निकलते हैं, यही सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी ब्लेन हार्डन की एस्केप फ्रॉम कैंप 14 पर मबनी है, एक पुराने कैदी की आंखों से देखी गई हकीकत। शिनडोंग ह्यूक नॉर्थ कोरिया के कैंप 14 में पैदा हुए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ हुकूमत की इताअत करना और सिर्फ काम करना था। उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो और उसकी वालिदा कैद में थीं। ये उनका घर था, एक छोटी सी इमारत जहां 3 दूसरी फैमिलीज भी उनके साथ रहती थीं और सब जमीन पर सोते थे। हालात इतनी खराब कि किचन में सिर्फ एक बल्ब था जो रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए जलता था। न पानी का ठीक बंदोबस्त, कभी पानी आता कभी नहीं, न फर्नीचर न शवर, और खाना भी सिर्फ इतना मिलता था कि उन्हें जिंदा रखा जा सके। कैंप 14 तकरीबन 153 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी मनहाटन जो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है से तकरीबन 3 गुना बड़ा। उसके गर्द 60 किलोमीटर लंबी फेंस लगी है जहां पेट्रोल पाथ्स, बैरक्स, गार्ड पोस्ट्स और चेक पॉइंट्स हर कदम पर नजर आते हैं। ये पूरा इलाका नदियों के किनारे से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक फैला हुआ है। जंगल और टोंग रिवर उसे पूरी तरह से दुनिया से काट देते हैं, जैसे ये जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। कैंप के अंदर छोटे छोटे गांव बिखरे हुए हैं जहां लोग रहते भी हैं और काम भी करते हैं। कहीं खेती होती है, कहीं कोल माइंस और कहीं मिनरल्स निकालने का काम होता है। लेकिन ये सब काम असली में कैदियों से दिन रात बगैर रहम, बगैर आराम, सिर्फ जिंदा रहने के लिए करवाया जाता है, जबरदस्ती। अगर आप अपना काम कंप्लीट ना करें तो आपको अपने काम के हिसाब से ही खाना मिलेगा। इसी वजह से अक्सर लोग भूख से तड़पकर काम करते करते अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये उन कैंपस का सच है। शीन की जिंदगी स्कूल और कोल माइन के दरमियान गुजर जाती थी। सारा दिन काम, भूख बर्दाश्त करना, यही उसका लाइफ था। शीन को रोज सिर्फ इतना खाना मिलता था कि बस जिंदा रहा जा सके। अगर कोई गलती करता तो सजा के तौर पर उसका हिस्सा आधा कर दिया जाता। कभी कभी रात के अंधेरों में कुछ लोग गायब हो जाते और उनका गोशत कैंप के अंदर बीक रहा मिल जाता। शाइन के लिए ये सब किसी खौफनाक ख्वाब जैसा नहीं था, बल्कि ये उसकी नॉर्मल जिंदगी थी। इसने कभी इन तारों के पार की दुनिया देखी ही नहीं थी
और एक दूसरा कैदी जिसका नाम किम योंग था, उसे 40 साल की उम्र में कैंप 14 लाया गया। पहले वो एक हाई रैंकिंग सिक्योरिटी ऑफिसर और स्टेट ओन्ड कंपनी का सीनियर अफसर था। इसके वालिद और भाई पर जासूसी का इल्जाम लगा और उन्हें सजा दी गई। किम को बचपन में ऑर्फनेज भेजा गया, लेकिन जब उसकी असली नस्ल का पता चला तो उसे भी कैद कर लिया गया। यहाँ कोई जुडिशियल प्रोसीजर नहीं होती। गिल्ट बाय एसोसिएशन के तहत 3 नस्लों तक सजा दी जा सकती है। किम ने खुद कोई जुर्म नहीं किया था, मगर फिर भी उससे कोल माइंस में मजबूरान काम करवाया गया। कैंप 14 में एक वक्त में तकरीबन 25 कैदियों को सजाए मौत दी जाती थी। किम ने अपनी आंखों से देखा कि एक कैदी को सिर्फ इसलिए फांसी दी गई क्योंकि उसने जमीन पर गिरे हुए चेस्टनट्स, एक तरह का फल जो जापान और यूरोप के इलाकों में पाया जाता है, उठाए थे और बस इतनी सी बात पर उसे फांसी दे दी गई। मतलब ये जगह इंसानियत का कब्रिस्तान थी। किम घंटों तक जमीन के नीचे काम करता था। न धूप, न हुआ, न रहम, और गलती का मतलब सिर्फ मौत होता था। एक दिन एक गार्ड उसे अपनी राइफल के बट से इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अगले 2 दिन तक उसे सिर्फ आधा खाना मिलता है। 2 महीने तक ये अजाब सहने के बाद किम के अंदर का सब्र टूट जाता है। एक दिन वो माइनिंग शाफ्ट के एलिवेटर में चढ़ जाता है, लोहे का पिन निकाल देता है और पूरा एलिवेटर 2000 फुट नीचे गिरता है। हर कोई समझता है कि वो मर गया होगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि ये सब किम ने खुद किया था और वो खुशकिस्मती से बच जाता है। लेकिन अफसोस, फिर वही जिंदगी, वही दर्द, वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसी दौरान कैंप 14 के दूसरे कोने में शिन डोंग ह्युक अभी जीना सीख रहा था। शिन इस वक्त सिर्फ 6 या 7 साल का था जब कैंप का इलाका दोबारा डिवाइड किया गया। उसका गांव अब नदी के दूसरे पार कैंप 18 के करीब आ गया था। कैंप 18 कैंप 14 से थोड़ा कम सख्त था, लेकिन शीन के लिए ये फर्क सिर्फ नाम का था। वक्त गुजरता गया। जब शीन 15 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। कैंप के रूल्स के मुताबिक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता है। इस उम्र में शीन को अपनी माँ का घर छोड़कर अपने वालिद के पास शिफ्ट होना पड़ा। इसका वालिद भी कैंप का एक मजदूर था जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता था। एक दिन स्कूल के टीचर ने शीन को एक रिवॉर्ड दिया। इसे इजाजत मिली कि वो एक रात के लिए अपने वालिद के घर सो सकता है। इसके लिए ये एक अजीब और खुशी भरा लम्हा था, क्योंकि कैंप 14 में सख्ती इतनी थी कि शीन को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहां एक और मेहमान इसका इंतजार कर रहा होता है। इसका बड़ा भाई शिन ह्युक गन, जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। इस रात की मुलाकात शाइन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। इसके बड़े भाई ने उसे भगकर निकलने का प्लान बताया। भगकर निकलने की बात नॉर्थ कोरिया के किसी भी कैंप में मौत का ऐलान होती है। शाइन के भाई ने चुपके से अपनी मां के साथ भागने का प्लान बनाया था। शीन ने जिंदगी भर ये सुना था कि जो भागने की कोशिश करे उसका पूरा खानदान सजा भुगतेगा। इसलिए जब उसने उन दोनों को ये प्लान करते सुना तो उसके अंदर एक अजीब सा डर भर गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपने एक करीबी क्लासमेट के पास गया और उसे सब बताया। दोस्त ने कहा, अगर तुमने गार्ड्स को नहीं बताया तो वो तुम्हें भी गुदार समझेंगे। ये बात शीन के लिए फैसला कुन थी। उसने सोचा शायद रिपोर्ट करने से उसकी जान बच जाए। अगले दिन शाइन ने गार्ड्स को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बयान को बदलकर ऐसे लिखवाया गया जैसे उसने अपनी आंखों से देखा हो कि उसकी मां और भाई ने किसी को कत्ल किया। वो झूठी स्टेटमेंट आखिरकार उनके खिलाफ सबूत बन गई। कुछ दिन बाद गार्ड्स ने उसे टोंग रिवर के करीब एक एग्जीक्यूशन साइट पर ले गया। वहां एक भीड़ इकट्ठी थी और उसकी आंखों के सामने उसकी मां और भाई को सजाए मौत दी गई। इस दिन से शाइन के लिए जिंदगी का मतलब हमेशा के लिए बदल गया। शिन ने कई दिनों तक देखा था कि गार्ड्स कब निगरानी करते हैं और उनके दरमियान कितना फासला होता है।
प्लान सिंपल था, शाम तक रखना ताकि अंधेरे में मिट्टी पर पड़ने वाले उनके फुटप्रिंट्स नजर न आए। जैसे ही सूरज ढलता है, दोनों धीरे धीरे फेंस के करीब पहुंचते हैं। वो लकड़ी काटने और उसे अपनी जगह पर रखने का नाटक करते हैं ताकि कोई उन पर शक ना करे। हवा ठंडी है और दोनों के दिल भी घबराहट से धड़क रहे होते हैं। जब शाइन और पार्क योंग फेंस के पास पहुंचते हैं, पार्क पहले चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने अपना जिस्म 2 तारों के दरमियान से निकालने की कोशिश की, वो हाई वोल्टेज वायर से टच हो गया। इस वक्त उसका जिस्म बजली से जलकर राख हो गया और इसी जगह उसकी मौत हो गई। शीन ने देखा कि पार्क का जिस्म फेंस पर लटका हुआ है और उसके नीचे के तार थोड़े झुके हुए हैं। इसी गैप से शिन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नीचे से निकलने का फैसला किया। जब वो गुजरा, इसका एक पांव जल गया, लेकिन वो जिंदा बच गया। शिन 2 घंटे तक बगैर पीछे देखे दौड़ता रहा। वो नदी पार करके चिना पहुंच गया। करीब 2 सालों के सफर के बाद वो आखिर साउथ कोरिया पहुंचता है। आज भी ये जेल कैंप्स नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं। ग्रेग ओगल के मुताबिक इन कैंपस का निजाम बदल रहा है, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं, बल्कि बॉर्डर के करीब वाक़ा कैंप्स को धीरे धीरे अंदर मूव किया जा रहा है ताकि कोई वहां से भाग न सके। नए इंटरनल पेरीमीटर्स और वॉच टावर्स बनाए जा रहे हैं ताकि इन लोगों पर निशाना सीधा किया जा सके जो कैंप छोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ कैंप्स के बारे में अब भी बहुत कम मालूमात हैं, जैसे कैंप 16 जो पंगियरी न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी के करीब माना जाता है। कुछ साउथ कोरियन रिसर्चर्स का कहना है कि कैदियों को न्यूक्लियर टेस्ट्स के लिए टनल्स खोदने या उनके बाद सफाई के काम में लगाया जा सकता है। सोचो, जमीन के नीचे रेडिएशन के दरमियान बगैर किसी प्रोटेक्शन के इंसानी जानों का ऐसे इस्तेमाल। HRNK के अंदाजे के मुताबिक आज भी तकरीबन 1,20,000 लोग इन कैंपस में बंद हैं। इस वीडियो के जरिए आप इन लोगों के बारे में ज्यादा जानते हैं जितना शायद नॉर्थ कोरिया के खुद के लोग कभी जान नहीं पाएंगे। आज शीन दुनिया के सामने एक विटनेस और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा जीना सीखा, सोसाइटी में खुद को एडजस्ट किया। जब आप आज घर लौटकर खिड़की से बाहर देखें और नॉर्मल जिंदगी का सुकून महसूस करें, तो एक पल के लिए रख कर सोचिए, दुनिया के किसी कोने में आज भी लोग जिंदगी के लिए वही जंग लड़ रहे हैं जो शीन ने लड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये इन हजारों बेनाम कैदियों की कहानी है जो अभी भी उन कैंपस में बंद हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें और इन आवाजों का हिस्सा बने जो इंसानियत के लिए बोलती हैं। See you in the next video. Goodbye.